चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग से इतिहास रचकर चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। इस बात को 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और इसरो फिर से इतिहास रचने जा रहा है। लेकिन इस बार इसरो की नजर चांद की जगह सूरज पर है। अपने आदित्य L1 मिशन के साथ अब इसरो सूरज को स्टडी करेगा। अब इस मिशन को लेकर काफी सारी बातें होंगी आपके मन में। आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं इस मिशन के बारे में गहराई से। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसी वीडियो जिनसे आपको वैल्यू मिले, नॉलेज मिले और आप सभी चीजों को बेहतर समझ पाओ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया नहीं लगता, लेकिन हमें बहुत मोटिवेट फील होता है। चलिए समझते हैं। जैसे कि आप सभी ने 2 सितंबर को आदित्य L1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग देखी, इसे देखकर आप सभी के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आदित्य L1 सन पर तो लैंड कर नहीं सकता, तो हमें इस मिशन की क्या जरूरत है। देखिए, आदित्य का संस्कृत में मतलब होता है सन, और ये मिशन इंडिया का पहला मिशन है जहाँ हम सूरज को स्टडी करेंगे। आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लाग्रांज पॉइंट L1 के अराउंड हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। इस पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने का टाइम लगेगा, और एक बार अगर ये वहां पहुंच गया तो 5 साल तक ये वहीं रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। अब मैं आपको आदित्य का मतलब तो समझा चुका हूँ, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लाग्रांज पॉइंट 1। इस चीज को बिल्कुल बेसिक से और आसान भाषा में समझते हैं। आप सभी को स्कूल में पढ़ाया हुआ न्यूटन का 3rd लॉ तो याद ही होगा, जिसने सभी को परेशान किया था। और एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये रूल स्पेस में भी फॉलो होता है। अगर आसान भाषा में समझे, लाग्रांज पॉइंट स्पेस में वो अनोखे पॉइंट है जहाँ पर 2 सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट हो जाता है। मतलब जहाँ दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सूरज और धरती की बात करें तो यहाँ टोटल 5 लाग्रांज पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। ये L पॉइंट्स स्पेशल होते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। अगर यह स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका फायदा क्या है? जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लाग्रांज पॉइंट पर भेजेंगे, हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उस स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए, और इससे ज्यादा लंबे मिशन हो सकते हैं और फ्यूल तो नाम के लिए ही यूज होगा। अब फ्यूल बचाने की बात हो और इस चीज में इसरो का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात करें तो L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है। यहाँ से सूरज को 24/7 व्यू मिलता है और इस पॉइंट से धरती को भी देखा जा सकता है। और बड़ी बात तो ये है, कभी भी एक दूसरे के शैडो में सूरज और धरती छुपेंगे ही नहीं। इसीलिए लाग्रांज पॉइंट इतने जरूरी हैं और इसीलिए आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा। यहीं से ही इसका नाम आया है आदित्य L1। आदित्य माने सन और L1 माने लाग्रांज पॉइंट 1। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी, इससे पहले भी बहुत सारी स्पेस एजेंसीज ने सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरीज भेजी हैं और उन्हें भी L1 पर ही प्लेस किया गया है, जैसे कि सोहो यानी सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ये एक जॉइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। आपको बता दूं कि L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटीफुल इमेज कैप्चर करता है। ये L1 और L2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट धरती के सबसे नजदीक है। अब आप सभी लोगों के मन में यहाँ एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि इसरो ने L2 पॉइंट को क्यों नहीं चुना और नासा ने अपना टेलीस्कोप L1 पॉइंट पर क्यों लॉन्च नहीं किया। अगर मैं L2 पॉइंट की बात करूं तो L2 पॉइंट पर धरती हमेशा सूरज को छुपा कर रखेगी। मतलब इस पॉइंट पर हम सूरज को नहीं देख पाएंगे और सूरज की बहुत कम रोशनी आ पाएगी। अब इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर्स दूर देखना है यूनिवर्स की गहराइयों में, तो यहाँ सूरज की रोशनी को छुपाना जरूरी है कि कोई इंटरफेरेंस ना हो। इसीलिए L2 पॉइंट चुना गया और हमारे आदित्य को स्टडी करनी है सन की, इसलिए L1 पॉइंट चुना गया। अच्छा, अब हम ये तो समझ चुके हैं कि L1 पॉइंट क्यों जरूरी है सन की स्टडी करने के लिए, लेकिन आदित्य L1 सूरज की स्टडी करेगा क्या, ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा सूरज को जानने की जरूरत है। दोस्तों, सन का डायमीटर 109 गुना ज्यादा है अर्थ के डायमीटर से, मतलब 103 मिलियन अर्थ सन के अंदर फिट हो सकती है। वहीं अगर वेट की बात करें तो 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है धरती से। आप लोगों ने धरती की अलग अलग लेयर्स के बारे में तो स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे
जैसे कोर, मेंटल और क्रस्ट। ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती है। सूरज के सबसे अंदर मौजूद होता है कोर और इसी के अंदर होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं और इसी एनर्जी से सनलाइट और गर्मी निकलती है, जिसे हम लोग धरती पर भी महसूस करते हैं। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके बाहर यानी दूसरी लेयर है रेडिएटिव जोन और इस रेडिएटिव जोन से ही 70% सन बना हुआ है। इसके बाहर है कन्वेक्टिव जोन और बोला जाता है ये अप्रोक्सीमेटली 30% सन का रेडियस है। यहाँ कन्वेक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। इसके बाद आती है फोटोस्फीयर, जिसे सन का सरफेस कहा जाता है, लेकिन असलियत में सन का कोई सरफेस नहीं होता जैसे धरती का सरफेस है। यहाँ सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद है और इसे सूरज की एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर भी कहा जाता है। यहाँ का टेम्परेचर काफी हद तक ठंडा हो जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जहाँ पर तापमान बढ़ता है 6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर पहुँच जाता है 20000 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद एक पतली सी लेयर होती है ट्रांजिशन नाम से और इसके बाद आती है सन की आउटर मोस्ट लेयर, जिसे कोरोना कहा जाता है और इस लेयर के अंदर बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि सन का कोर तो इतना गर्म, ऊपर तक आते आते थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर वो कोरोना वाली लेयर इतनी गर्म। और ये सवाल अभी भी एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए। बहुत से साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज है इस चीज को लेकर, लेकिन अभी भी इस चीज के पीछे के एक्चुअल रीजन को लेकर कोई श्योर नहीं। अभी तक कोई नहीं जानता कि एक्चुअल रीजन क्या है इसके पीछे। हो सकता है आदित्य L1 का मिशन यहाँ बहुत से राजों को खोल दे और हम पता लगा पाए इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। आदित्य L1 का मिशन है सन के ऊपर की 3 लेयर को स्टडी करना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। लेकिन अब आप लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि सूरज से लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद ये किया कैसे जाएगा। तो इसमें लगे कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से। देखिए, सूरज से बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले ये तो हर इंसान जानता है कि सूरज से हीट और लाइट निकलती है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा सूरज से हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। इसमें ना सिर्फ हमारी विजिबल लाइट जो हमें आंखों से दिखती है, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, इसकी वजह से स्किन कैंसर तक हो सकता है। इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। ये एक्स रेज और गामा रेज भी बहुत हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, लेकिन हमारी धरती का एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट कर लेता है इन सभी रेज से। लेकिन इन सब के अलावा हमारे सूरज से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड बेसिकली एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। ये सोलर विंड्स जब धरती की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो हमें ये नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती है। इसके अलावा सूरज से निकलती है कोरोनल मास इजेक्शन। ये सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत बड़े ब्रस्ट होते हैं। फिर निकलते हैं सूरज से कभी कभार सोलर फ्लैशेस। अब इन सभी चीजों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जिन्हें 7 पेलोड्स कह सकते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे पेलोड्स लगे हुए हैं। पहला विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफी, शॉर्ट में वेल, ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट, ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हीलियोस। ये दोनों सूरज से निकली एक्सरेज को स्टडी करेंगे, स्पेशली सोलर फ्लेयर्स में जो एक्सरेज निकलती हैं। पांचवा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और 6th है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड्स जो L1 पॉइंट तक आ रही हैं। तो जो ये 7 पेलोड्स हैं, 7 में से 4 तो डायरेक्टली सन को स्टडी करेंगे, लेकिन बचे हुए 3 L1 पॉइंट को स्टडी करेंगे। अब आप सभी लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि क्यों धरती से बाहर निकलना जरूरी है इन सभी मेजरमेंट्स के लिए। धरती का एटमॉस्फेयर बहुत सारी रेडिएशंस और एक्स रेज और अलग अलग चीजों को धरती के अंदर आने से रोकती है। कि हम इंसानों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में स्टडी करने के लिए अच्छा नहीं है। हम आशा करते हैं इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल रहे, हम सभी चीजों की स्टडी बहुत अच्छे से कर
कर पाए और सभी रिजल्ट को हम दुनिया के सामने रखने वाले सबसे पहले देश बन पाए। कि हर एक देश का मकसद सिर्फ यही है कि सूरज को अच्छे से स्टडी कर पाए, स्पेशली सूरज से बाहर निकलने वाली जो हानिकारक रेज है हम बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। तो आपको ऐसी ही वीडियो देखना अगर पसंद है, अगर आप अपने आप में अच्छी वैल्यू पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।